Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So welcome you all to the next class of current electricity एंड बेटा सर्किट एनालिसिस कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सेल की, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल सेल की कि होता क्या है ना, क्या उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे हैं और उनको कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, राइट. सो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्लास. सो बेटा जहाँ तक इलेक्ट्रिकल सेल की बात करते हैं तो आई गेस सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. ठीक है, तो आराम से पहले वो समझो फिर आगे बढ़ते हैं. तो कोई भी अगर एक सेल हमारे पास है बेटा, है ना, आराम से समझना, तो सेल को बेटा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ सेल. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सेल. इसके अंदर बेटा देखो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना. एक होता है E, एक होता है R. ठीक, यहाँ पर ये जो E लिखा हुआ है बेटा, इसको बोला जाता है EMF ऑफ द सेल. दिस E इज इफेक्टिवली EMF ऑफ द सेल. ठीक है, EMF ऑफ द सेल. अगर कोई इसकी फुल फॉर्म पूछता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये फोर्स नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज EMF, तो आई विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. और ये भी कब? व्हेन देयर इज नो करंट इन सर्किट. यानी कि अगर बेटा सेल के अक्रॉस सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं है तो इन दैट केस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करेक्ट, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अच्छा, ये कैसे आता है इसको भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना, 2-5 मिनट के बाद. अभी के लिए बस इतना समझो कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल व्हेन देयर इज नो करंट अक्रॉस सर्किट. सर्किट में कह सकते हो, सेल में कह सकते हो, राइट. जहां तक बेटा दूसरी बात करते हैं, राइट, तो सेकंड थिंग हमारे पास जो है दैट इज स्मॉल आर. स्मॉल आर को बेटा अपन कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बेसिकली बेटा अगर कोई भी सेल है, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट. तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे सेल कहते हैं. और इस सेल के अंदर खुद का जो रेजिस्टेंस है उसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक सेल, है ना. E, R में E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जहां पे R का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस. इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है बेटा कि जो छोटी प्लेट होती है ना, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल नहीं बोलते, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. जो बड़ी वाली प्लेट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं. करेक्ट, मतलब हमेशा जो छोटी वाली प्लेट है वहां का पोटेंशियल कम होगा, बड़ी वाली प्लेट का ज्यादा होगा. यानी आप इस सेल को जहां भी कनेक्ट करोगे दो पॉइंट्स के बीच में, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा देगा. अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा. करेक्ट, कुछ इस तरीके से. बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. अब बेटा देखो यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसी के बेसिस पे सेल की कैटेगराइजेशन कर दी जाती है. यानी यहाँ पर ये जो सेल है इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट. ठीक, एक हमारे पास होता है बेटा आइडियल सेल. एक तो हमने बोल दिया आइडियल और एक हमने बोल दिया बेटा नॉन आइडियल. आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है. आइडियल वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए. नॉन आइडियल बेटा वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ना हो. यानी अभी हमने सेल को पढ़ लिया है, सेल का सिंबल देख लिया है, E, R समझ लिया है और सेल के टाइप्स पढ़ लिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि एक आइडियल एक नॉन आइडियल. आइडियल बोलेगा मतलब उसका ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और नॉन आइडियल का मतलब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा ही होगा. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इनका बढ़िया. अब बेटा इसके बाद सेल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स और फिर अपन उसके एप्लीकेशन पे चल सकते हैं, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. राइट, एक बार समझने की कोशिश करना अच्छे से, है ना, बिल्कुल आराम से समझना बेटा जैसे मैं कह रहा हूं. तो देखो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, लेट्स से डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. डिस्चार्जिंग, ठीक बेटा. यहाँ ये जो डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज अ सेल. इस तरीके से हमारे पास सेल है, करेक्ट. इस सेल के अंदर बेटा कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा,
लेट से इस तरह से हम उसे डिनोट कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर और ईएमएफ को ई बोल देते हैं। बोले ठीक है सर। एक पॉइंट जो स्टार्टिंग का है उसे ए कहते हैं, जो एंडिंग पॉइंट है उसे बी कहते हैं। बोले ठीक है सर। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, करंट जो है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। यानी कि ये जो सेल है ये करंट सप्लाई कर रहा है, और जब ये सेल करंट सप्लाई करेगा तो किस में सप्लाई करेगा, जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। जैसे अपना फोन होता है, फोन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर एक बैटरी होती है, करेक्ट। वो बैटरी बेटा इस तरह की है, करेक्ट। जब आप फोन को यूज कर रहे हो तो डिवाइस को काम कराने के लिए बैटरी डिवाइस को करंट दे रही है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। और जब ऐसा हो रहा है तो धीरे 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 जो आपका सेलफोन है उसकी बैटरी लो होती जाती है, वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। यही तो अपन देखते हैं डे टू डे लाइफ में, बस उसी को डिस्चार्जिंग कहते हैं। व्हेन करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी सेल काम कर रहा है, सेल यूटिलाइज कर रहा है अपनी एनर्जी को डिवाइस को रन करने के लिए। बोले ठीक है सर। यहां से यहां तक का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि VB माइनस VA कैसे लिखा जाएगा, तो मैं लिखना सिखाता हूं। मैं यहां से शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। हम कहते हैं सबसे पहले आएगा पोटेंशियल VA। बोले हाँ सही है। फिर देखो करंट इधर ही जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, करंट भी इधर जा रहा है और मैं भी A to B जा रहा हूं, तो करंट के डायरेक्शन में ये आप लास्ट क्लास में देख चुके हो कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है -IR। करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो +IR, और जहां करंट जा रहा है अगर हम भी वहीं जा रहे हैं तो -IR। बोले करेक्ट है सर। इसके बाद सेल आ गया, सेल आ गया तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, +E। बोले करेक्ट। अब इसके बाद अपन कहां पे पहुंच चुके हैं बेटा, VB। आपके दिमाग में आ सकता है सर +E क्यों लिखा, बेटा क्योंकि छोटी से बड़ी प्लेट पे गए, वहीं पे बड़ी से छोटी प्लेट पे आते तो क्या आ जाता, -E आ जाता। बोले ठीक है सर। अब यहां से बेटा इसको थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी कैन राइट VB माइनस VA इक्वल टू, यहां से इट विल बिकम E माइनस IR। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो बेटा ये VB माइनस, सॉरी इसको बेटा A है ये अपना, है ना, ठीक है। अगर मैं VB माइनस VA को V बोल देता हूं, VB माइनस VA मतलब इस और इस पॉइंट के बीच में पूरा सेल का पोटेंशियल, और ये जो पूरा सेल का पोटेंशियल V आएगा ये आ जाएगा बेटा E माइनस IR। क्या बात समझ में आती है? बोले ठीक है सर। मतलब V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। अभी तक जब हम लोग पढ़ते थे और एक सेल दिखता था तो हम कहते 10 वोल्ट का सेल है, मतलब उसका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं है, अब हम पहले देखेंगे कि उस सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो 10 माइनस IR के बराबर आएगा, या E माइनस IR के बराबर आएगा। क्या बात समझ में आती है? बोले हाँ सर, बात समझ में आती है। यहां से बेटा ये भी समझ में आ रहा है कि जो V है, करेक्ट, देखो E में से अगर कुछ कम कर देंगे तो आएगा E, तो जो V आएगा दैट विल बी व्हाट, लेस देन E। भाई E में से कुछ कम करेंगे तब जाके V आएगा ना, तो इफेक्टिवली यहां से V जो आएगा वो EMF से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। बात समझ में आती है? बोले हाँ सर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, है ना। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि V इक्वल टू कितना है, E माइनस IR। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो V है वो E से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग कह देते हैं। बोले ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप EMF की डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, I को 0 करते V बराबर E। यही तो हमने कहा था भाई दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, यानी I 0 करने पे V बराबर E, यही उसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। बोले ठीक है सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ठीक है, बढ़िया आ रहा है। तो आप एक काम करो, पहले इतना पार्ट एक बार कॉपी कर लो, इतना पार्ट अच्छे से समझ लो। एक बार समझ में आ गया, गो थ्रू हो गया, फिर मैं आपको एक बार चार्जिंग और बता देता हूँ। वंस चार्जिंग इज डन देन विल टेक द क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन समझेंगे। अच्छे समझ के करना बेटा, जितने जितने पॉइंट लेके आए ये तो रट लेना एकदम, V बराबर E माइनस IR अगर डिस्चार्जिंग हो रही तो। बोले ठीक है सर, रट लेंगे। चलो आप अच्छे से इसको पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, है ना। तो बेटा देखो जैसा कि मैं कह रहा था, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा है बेटा दैट इज चार्जिंग ऑफ सेल, ऑफ कोर्स, ठीक है बेटा। जब चार्जिंग की बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा था कुछ इस तरह का सेल आएगा,
दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज ई, और बेटा चार्जिंग के अंदर करंट जो है वो इस तरीके से इनसाइड आता है। बोले मतलब सर, मतलब यहाँ पे करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएगा। बोले ठीक है सर। आप ऐसे सोचो ना बेटा, आपने फ़ोन यूज़ किया और वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया सेल, अब तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चार्जर से मेन सप्लाई में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जो मेन सप्लाई अपने स्विचेस वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में आती है, वहां से करंट आएगा और आपकी बैटरी में जाएगा, मतलब आपके फ़ोन की बैटरी में जाएगा। और ऐसा होने के बाद जो फ़ोन की बैटरी है वो चार्जिंग शुरू कर देती है, चार्जिंग 1%, 2%, 3% लाइक दैट। बात समझ में आती है? यानी अब की बार करंट बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से और किस में आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट में आ रहा है। तो जब भी आपको करंट अंदर आता हुआ दिखाई दे पॉजिटिव प्लेट का, तो आप समझ जाना कि ये चार्जिंग का केस है। और बेटा ऐसे केस के अंदर अगर अपन मेंशन करना चाहें, लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, और अपन पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहें, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। आई कैन राइट वी ए। देखो मैं जा रहा हूँ ए टू बी, यानी इस तरफ, करेक्ट, और करंट जा रहा है इस तरफ। ऑपोजिट में जाते ही हम क्या लिख देंगे, प्लस आई इंटू आर। इसके अलावा छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पे जा रहे हैं तो प्लस ई, इक्वल टू कितना आएगा, वी बी। यहां से बेटा वी बी माइनस वी ए विल बिकम ई प्लस आई आर। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी ई प्लस आई आर। वी बी माइनस वी ए का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ये जो सेल हमने चूज किया है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, वी। और बेटा यहां से वी बराबर आएगा ई प्लस आई आर, करेक्ट। और बेटा यही जैसे अपन ने चार्जिंग में देखा था, ऐसे ही अगर अपन देखें तो बेटा डिस्चार्जिंग में भी ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है कि V जो है वो E प्लस आई आर आ रहा है। साथ ही साथ बेटा यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो V है वो बेटा E से क्या आएगा, ज़्यादा, करेक्ट। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगर सर्किट में करंट ही नहीं है तो V बराबर ही, करेक्ट। यहाँ भी देखो आई जीरो करते V बराबर ही, करेक्ट। इसी को EMF की डेफिनेशन कहते हैं। अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होते वक्त V E से कम हो जाता है और E माइनस आई आर आता है। उसी की जगह अगर सेल चार्ज हो जाता है तो चार्ज होते वक्त V की जगह E प्लस आई आर बन जाता है और V E से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा, तो अब सेल की जितनी थ्योरी है ना, एक बार उसको रीड कर लो, क्योंकि अब अपन उसकी एप्लीकेशन, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करो, इसे भी अपने नोट्स में ऐड कर लो, वंस एंड डन कि एक बार पूरा रीड कर लो और फिर बेटा आगे लेके चलना। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप पॉज करके अच्छे से कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट बेटा, देखो ये पहला एग्जाम्पल लिया है हमने जो हमें देखना था, राइट। और इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमें बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट सेल। हमारे पास दो सेल है, एक 12 वोल्ट, एक सेल है हमारे पास 6 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3। जब भी सेल पे लिखा हो ना वोल्टेज और रेजिस्टेंस, समझ जाना ये E है और ये R है। बोले ठीक है सर। ऐसे यहाँ पर भी E और R दोनों निकल के आ जाएगा। बोले ठीक है सर। बस इतना ध्यान रखना कि जब अगर इस तरह के केस दिख रहा है तो एक सिंगल लूप दिखाई दे रहा है। सिंगल लूप में जो करंट आता है बेटा, वो करंट किसके हिसाब से जाएगा, हैवी बैटरी के हिसाब से। अब ये जो 12 वोल्ट है ये तो करंट इधर सप्लाई करेगा, करेक्ट। ये जो 6 वोल्ट है ये इधर सप्लाई करेगा। ऑफ कोर्स ज्यादा पावरफुल कौन है, ये वाला, तो इसके हिसाब से करंट जाएगा। जो ज्यादा ताकतवर बेटा उसके हिसाब से करंट चलता है सर्किट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये तो अपने किसी काम का रह ही नहीं गया। बात समझ में आती है? यानी करंट जो जाएगा बेटा वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर करंट यहाँ जाएगा और इवेंचुअली वापस इसमें आ जाएगा। बोले ठीक है सर। यहाँ मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम अगर 12 वोल्ट में देखोगे तो करंट बाहर जा रहा है। अगर करंट बाहर जा रहा है तो आई कैन से कि दिस सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। बोले हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। 6 वोल्ट के लिए अगर देखोगे तो करंट 6 वोल्ट की बैटरी के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है, और ऐसे केस में इसे बोला जाता है चार्जिंग ऑफ सेल। यानी ये वाला जो 6 वोल्ट का सेल है ये चार्ज हो रहा है और ये जो 12 वोल्ट वाला है ये डिस्चार्ज हो रहा है। यानी अगर मुझे जस्ट आउट ऑफ पॉइंट बता रहा हूं, अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना पड़ता तो मैं लिखता E माइनस आई आर, और मुझे अगर इसका लिखना पड़ेगा
तो मैं लिखूंगा E प्लस IR। करेक्ट, किसी भी सेल का पूछ सकता था, ऑफ कोर्स पूछा 6 वोल्ट का है। अब देखो 6 वोल्ट के अक्रॉस लिख देते हैं, तो इसके अक्रॉस अगर देखते हैं तो हमें पता है कि V जो हमें चाहिए दैट इज E माइनस आई इंटू आर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा देखो E की, तो 6 वोल्ट का E तो कितना है अपने पास 6 माइनस करंट बाकी है। करंट बेटा सिंगल लूप के लिए आपको बता चुका हूं V टोटल बाय R टोटल, तो जो V टोटल आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 12 माइनस 6, भाई ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज क्योंकि ऑपोजिटली कनेक्टेड है, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 इनटू ये जो 6 वोल्ट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? यानी 6 इसी का E माइनस I पूरे सर्किट का, I पूरे सर्किट के लिए 12 माइनस 6 कर दिया, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 और इनटू कर दिया 2। यहाँ से बेटा ऑटोमेटिकली देखो कितना निकल के आएगा 6, यह आ जाएगा बेटा माइनस 6 2 12 बाय 5। समझ में आती है बात? अब यहाँ से 6 पंजे 30, 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 बाय 5 वोल्ट। दिस इज हाउ यू विल गेट द पोटेंशियल। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो बेटा देखो इस तरह से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप लोग को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि E माइनस IR लेना है या E प्लस IR। करंट ही नहीं होता तो V बराबर ही कर देते, फिर तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये एकदम क्लियर है तो इसको अच्छे से पूरा कॉपी कर लो, एग्जाम्पल को समझ लो, है ना, एक बार और देख लो भले, एंड वंस यू आर डन फिर अपन आगे बढ़ते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। राइट, सो यू कॉपी इट, आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो सबसे पहले बेटा मैं बात करने जा रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं पहले। तो सीरीज में ऐसे समझ लो बेटा, जैसे हमारे पास कोई एक सेल है, फिर एक और सेल है, फिर एक और सेल है, ठीक, फिर एक और सेल है, इस तरीके से ऐसे हमने लेट से 4 सेल कनेक्ट कर दिए। करने को 1000 भी कर सकते थे। जब हमने वैल्यू पुट करी तो ये वाला जो सेल है ये E4 R4 पे है, और बाकी जो सेल है दैट इज लाइक E1 R1, E2 R2, ठीक। इसी तरह से बेटा E3 R3 एंड E4 R4, इसको अलग कलर से बना दिया। आई गेस आपको समझ भी आ गया होगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 सेल एक डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं और ये ऑपोजिट में फेंक रहे हैं। तो अगर मेरे पास कभी बेटा E सीरीज के कॉम्बिनेशन के लिए मुझे लिखना है तो आई कैन ऑलवेज राइट E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 डॉट 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 EN, यानी एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं जैसे रेजिस्टर्स का करते हैं। बोले सर फिर ये जो सेल उल्टा कनेक्टेड है इसका क्या? उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन लिखते वक्त हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है बेटा ये विद साइन लिखे जाते हैं, विद साइन। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं फर्दर इस वाले केस के लिए तो आई शुड राइट E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। आप तो ऐसा थंब रूल बना सकते हो बेटा कि देखो डायरेक्शन अगर देखें करंट का, ये इधर दे रहा है तो तुम इसको पॉजिटिव ले लो, ये भी करंट इस तरफ फेंकेगा, ये भी पॉजिटिव। यहां पर अगर देखेंगे तो करंट राइट में फेंक रहा है पॉजिटिव, और ये लेफ्ट में फेंक रहा है, इसलिए इसको क्या ले लो नेगेटिव। तो तुम्हारे हिसाब से जो राइट में करंट फेंके वो पॉजिटिव, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज फेंके लेफ्ट फेंके तो वो नेगेटिव। उससे आपको दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा कि कब पॉजिटिव लेना और कब नेगेटिव। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा इसी के अंदर मुझे R इक्विवेलेंट भी तो पूछ सकता है। अगर R इक्विवेलेंट पूछता है बेटा तो आई कैन डायरेक्टली राइट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी यहां पर नहीं फर्क पड़ने वाला अपने को कि इसका साइन क्या है, क्योंकि बेटा रेजिस्टर को कभी भी बैटरी के साइन से, सेल के साइन से लेना देना नहीं है। सेल जब लिखोगे, ई इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो विद साइन लेना है। रेजिस्टर्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एडेड अप फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले लिखवाया गया था, फॉर रेजिस्टर लिखवाया गया था। करेक्ट, मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इन पूरे सिस्टम को हटाओ और इसकी जगह एक सिंगल सेल आप लगा सकते हो जिसका EMF जो आएगा वो E इक्विवेलेंट आएगा और जिसका रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्विवेलेंट आएगा। दिस इज व्हाट इट इज।
करेक्ट बेटा? बोले यस सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कभी भी अगर एक से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, साइन पे ध्यान देना कि कोई सेल उल्टा तो नहीं कनेक्टेड है, और फिर E इक्विवेलेंट एल्जेब्रिक सम, R इक्विवेलेंट एल्जेब्रिक सम, बात खत्म। बोले ठीक है सर, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर n आइडेंटिकल सेल्स आ गए तो n आइडेंटिकल सेल्स अगर हमारे पास आ जाते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, है ना, n आइडेंटिकल सेल, बल्कि ये सब तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, n आइडेंटिकल सेल्स, तो n आइडेंटिकल सेल्स के केसेस में बेटा, और एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड है, तो जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा Ne, और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा Nr। ये बेटा अपन ने पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में भी देखा था। ठीक है, तो एक बार अच्छे से ये पूरा पार्ट कॉपी कर लो, समझ लो। अब इसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, पहले खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। राइट, सो यू कॉपी इट हियर एंड मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास के साथ। पॉज करके कॉपी करो बेटा अच्छे से ना, समझ के। ऑल राइट, सो दिस इज द एग्जाम्पल मैं जिसकी बात कर रहा था, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। आप चाहो तो यहीं पे क्लास पॉज करके ट्राई कर लो। वंस यू आर डन देन यू सी द सोल्यूशन। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, वाइल कनेक्टिंग 6 सेल्स। ये क्वेश्चन में क्लियर बोल दे रहा बेटा कि कितने सेल हैं, 6, और सारे के सारे सीरीज में, ये भी बता दिया। इन अ टेप रिकॉर्डर बाय मिस्टेक 1 सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी। मतलब 6 सेल थे, सीरीज में थे, एक गलती से उल्टा कनेक्ट हो गया। बोले ठीक। और कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज 24 ओम। लोड का मतलब बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1 ओम एंड EMF इज 1.5। बोला कितना करंट डिलीवर करेगी बैटरी। मैं पहले आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास इस तरीके के, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इस तरह के टोटल 6 सेल थे, 5 सीधे कनेक्टेड थे, एक उल्टा कनेक्टेड था, और ये सारा का सारा बेटा एक लोड से कनेक्टेड था, कैपिटल R, जो कि कितना था, 5 ओम। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, नॉट 5 ओम, सॉरी 24 ओम। ठीक, इसके अलावा जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 1.5 वोल्ट, और साथ के साथ रेजिस्टेंस कितना बेटा, 1 ओम। ठीक है, इस तरीके से। बोले ठीक है सर, अभी तो हम E, R लिख लेते हैं, सारा का सारा आइडेंटिकल तो है ही, तो सारे के सारे E, R ही होंगे, एक जैसे हैं। बताना है कि इसमें टोटल करंट कितना आएगा। एक बात तो आपको आराम से समझ में आ रही होगी कि ये 5 एक जैसे और एक उल्टा है, तो डोमिनेटिंग तो 5 ही होंगे, तो इनके हिसाब से अगर देखें तो करंट ऐसे ऐसे ऐसे, पांचों का ऐसे, और इसका कहाँ जाएगा, उल्टा। करेक्ट, तो यहाँ ओवरऑल जो करंट का सेंस आना चाहिए वो कुछ ऐसे आना चाहिए, I। हमें ये I निकालना था। ठीक, मैं कह रहा हूँ I निकालने का जो तरीका है, ध्यान से सुनना। सिंगल लूप में क्या मैं लिख दूं V टोटल बाय R टोटल? बोले बिल्कुल करेक्ट, लिख सकते हैं। V टोटल, अगर मेरे पास n सेल्स हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, ऐड कर दूंगा सबको एल्जेब्रिकली विद साइन, तो ये 5 सेल तो एक जैसे कनेक्टेड है, तो इनका तो आ जाएगा 5E, और एक उल्टा कनेक्टेड था तो उसका क्या लगा दिया, -E। और डिनोमिनेटर में बेटा ये R टोटल था अपने पास, तो R टोटल हो जाएगा कैपिटल R, जो ये अपना लोड रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r सारे ऐड होंगे, इसको साइन से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस 6R। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 5E - E, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4E, और यहाँ पे बच जाएगा बेटा कैपिटल R प्लस 6 स्मॉल r। यहाँ से अगर फर्दर देखते हैं तो 4E की जगह कितना है, 1.5। बोले करेक्ट। कैपिटल R कितना है बेटा, 24 प्लस 6 इंटू कितना, 1। अब देखो इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा, करेक्ट। और 6 के अलावा नीचे अगर देखेंगे तो 24 और 6 30, सो ये इफेक्टिवली आ जाएगा 1.5 एम्पियर, यानी 1/5 एम्पियर का कितना मतलब हो जाएगा बेटा, 0.2। दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, एक बहुत बेसिक सी चीज यूज हुई है कि भाई 6 सेल कनेक्टेड थे सीरीज में, तो विद साइन ऐड करके इक्विवेलेंट निकाल लिया और R टोटल से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो आई एम श्योर बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपका सही भी रहा होगा, तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, है ना। उसके लिए पहले एक बार इतना पॉज करके अच्छे से कॉपी करो, राइट, और मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर कॉपी करना आगे। देखो बेटा, अगली हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ कोर्स, ठीक। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कई सारे सेल्स कनेक्टेड है इस तरीके से, एक सेल ऐसे है, एक सेल ऐसे है, एक और सेल लेट्स से इस तरीके से है, एक और सेल देखेंगे वो भी इस तरीके से है, एक सेल कुछ इस तरीके से। मैंने फिर से एक को अलग अलग से बनाया। अलग कलर से बनाने का पर्पस मैं पहले ही बता देता हूँ। ये इस डायरेक्शन में करंट देगा, ये इस डायरेक्शन में देगा, ये ऑपोजिट में देगा, ठीक है। इसका अगर करंट के सेंस की बात करेंगे तो ये इधर देगा। उसके अलावा बाकी सारे के सारे वापस से कहाँ देंगे, राइट। तो इट जस्ट लाइक कि जैसे पहले था बेटा, बिल्कुल वैसे ही अभी भी अगर देखते हैं, ये मान लो पॉइंट ए कह देते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, पॉइंट बी। तो अभी भी अगर देखेंगे तो ये दो कॉमन पॉइंट के बीच में 5 सेल कनेक्टेड है। ऐसे 5000 भी हो सकते थे, करेक्ट। और इनके अंदर 4 तो राइट की तरफ फेंक रहे करंट और एक लेफ्ट पे भेज रहा है। तो मतलब यहाँ पे साइन अगर देखेंगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि इन 4 का तो एक जैसा होगा और इसका ऑपोजिट होगा। बोले ठीक। इन सब की बेटा अगर नंबरिंग करना चाहें तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं। बोले ठीक है, ये सेल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, करेक्ट। हर किसी में लिखेंगे वही बेटा, है ना, कि भाई E1, E2, E3, E4, E5, R1, R2, R3, R4, R5। अब मुझे इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट लिखना है इनका, यानी ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हटा के अगर एक सिंगल सेल बनाऊं तो क्या, तो सिंगल सेल जो बनेगा बेटा, अगर मुझे उसका ई इक्विवेलेंट चाहिए, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, तो यू कैन राइट इट एज E1 बाय R1, E2 बाय R2, ठीक है, ध्यान देते रहना बेटा, प्लस E3 बाय R3 माइनस कौन सा वाला माइनस था बेटा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले पे लगाएंगे माइनस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4 एंड लास्ट प्लस E5 बाय R5। इतना तो हो गया न्यूमरेटर, यानी हर सेल का ईएमएफ उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया गया। E1 बाय R1, E2 बाय R2, E3 बाय R4, E4 बाय R4, E5 बाय R5। जो राइट की तरफ थी, राइट को करंट फेंक रहे थे, उन सबको तो ले लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको ले लिया नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ गए बात को, यही यहाँ पे लिखा है। डिवाइडेड बाय, बेटा ये पूरा नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। यानी यहां पर अगर फर्दर देखते हैं बेटा, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रजिस्टर है पहले की तरह, उसमें साइन का कोई लोड नहीं है। हमें केवल और केवल किस पे ध्यान देना है, E बाय R के साइन पे देना है, बेसिकली E के साइन पे ध्यान देना है, करेक्ट। तो जो ऑपोजिट में कनेक्टेड है सेल, उसका नेगेटिव, बाकी सबका पॉजिटिव, डायरेक्ट E बाय R, E बाय R, E बाय R डिवाइडेड 1 बाय R, 1 बाय R, 1 बाय R। इसी में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो अगेन सेम थिंग है, जो पूरा लिखा हुआ है ये इफेक्टिवली क्या है, 1 बाय R इक्विवेलेंट ही है। यानी अगर यहाँ पर मैं देखना चाहूँ या कहना चाहूँ तो मैं वैसे बोल देता हूँ, अलग से ही लिख देते हैं, लेट्स से कि अगर मुझे 1 बाय R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो अगेन आई कैन राइट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से लेके कहाँ तक 1 बाय R, ऑल 5, और ये सारे हमेशा प्लस में रहे। क्लियर। तो रजिस्टर जैसे पहले ऐड होता था पैरेलल में, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होगा। सेल्स में आपको E बाय R डिवाइड बाय 1 बाय R, 1 बाय R करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेल्स इन पैरेलल। एक चीज इसमें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वो है बेटा n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। दिस विल बी यूज मेनी प्लेसेस, है ना, तो ध्यान से सुनना। n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, उसको कैसे देख सकते हैं, मैं खाली ये लिख दे रहा हूं एज अ पॉइंट।
n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बेटा ऐसे केस के अंदर ध्यान देना मेरी बात पे, जो E इक्विवेलेंट आता है वो E आता है, और जो R इक्विवेलेंट आता है वो R/n आता है। अब यहाँ कभी कभी हल्का सा हो सकता है मेमोरी रिटेंशन में भूल जाओ, जैसे सीरीज में तो NE और NR जस्ट लाइक जो रजिस्टर में होता था, यहाँ पैरेलल में रजिस्टर में तो वही है कि R इक्विवेलेंट इज R/n ओनली, करेक्ट। लेकिन जो E इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है? E के बराबर है, क्योंकि E/R करोगे तो NE/R, और नीचे भी N/R कट के केवल क्या बच जाता है? E। तो कभी भी n आइडेंटिकल सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन सब का इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? E ही आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो एक बार अब अच्छे से ये और कॉपी कर लो, फिर बस अपने को ना 3-4 एग्जांपल्स करने हैं, 4 एग्जांपल्स है, उनको देख लेते हैं सीरीज पैरेलल के सेल्स के, फिर क्लोज कर देंगे क्लास। ठीक है, तो एक बार अच्छे से दिमाग लगा के बढ़िया से समझ के कॉपी करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ऑल राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.2 ओम। ठीक है, वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.2 ओम। कह रहा है इज फर्स्ट कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 and then to a combination of 10 such cells in parallel, ratio of current in the two cases। यानी अपने को देखो क्या क्या कह रहा है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो कह रहा है कि अपने पास पहला जो पॉइंट है कि अपने पास एक सेल है, ठीक, उस सेल की अगर बात करते हैं तो EMF E मान लेते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने को कितना बोला गया? 0.5 बोल दिया गया। और इसको अपन ने कनेक्ट किससे कर दिया बेटा? इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने कितने से? 0.25 से। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा लेट्स कॉल इट एज I1। अब कह रहा है इसी की जगह अब की बार क्या किया गया है, इसको देन टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सच सेल्स इन पैरेलल। क्या हमें ऑलरेडी पता है कि 10 आइडेंटिकल सेल्स अगर पैरेलल में है तो EMF अभी भी कितना आएगा? E। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 10 नहीं 0.5/10 आ जाएगा। बताया था बेटा, अगर आपको अभी याद आ रहा हो तो अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था कि R इक्विवेलेंट आ जाता है R/n, और E इक्विवेलेंट तो क्या रहता है? E। उसी के बेसिस पे लिख रहे हैं बेटा। और इसको फिर से किसी से कनेक्ट किया होगा बेटा? सेम 0.25। इसमें करंट कितना आ गया होगा? I2। अपने को I1/I2 चाहिए। देखो कितने आराम से निकाल सकते हैं, इत्मीनान से निकाल सकते हैं। अगर ध्यान से देखें, I1 डिवाइडेड बाय I2, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, ध्यान देना अच्छे से। I1/I2 चाहिए था। I1 इस लूप का करंट, V टोटल बाय R टोटल, पोटेंशियल कितना टोटल? E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 0.25 इज 0.75। बोले क्लियर है सर? डिवाइडेड बाय R2 की जब बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में तो अभी भी सेल तो उतना ही है E, लेकिन अब की बार 0.25 प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा देखो 0.25 प्लस ये है बेटा 0.05 हो गया। 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.05। समझे बात को? यहां से देखो बेटा E और E कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो गया? 0.3, ये अपने पास कितना हो गया? 0.75 या 0.30। समझ गए? यहां से अगर अपन डेसिमल हटाएंगे, करेक्ट, देखो इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो अपन यहाँ से डेसिमल हटा के इसको लिख सकते हैं 30/75, 5 6 5 15 3 2 3 5, यानी जो रेशियो निकल के आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 2/5। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन डू दी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, बस कॉम्बिनेशन यूज हो गया और n आइडेंटिकल सेल्स का यूज हो गया। तो मैंने कहा था ना ये काफी काम का रहता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सर्किट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा के एकदम बढ़िया से समझ लो, एंड वंस इट इज डन देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा ना। तो आप क्लास को तभी आगे लेके चलना जब ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल राइट बेटा, देखो अगला जो एग्जाम्पल है कह रहा है कि दो सेल्स को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, व्हेन टू सेल्स, एक बार सीरीज, ठीक, एक बार सीरीज और एक बार बेटा पैरेलल अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर।
दे सेंड द सेम करंट थ्रू इट, इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही हो गया, आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके पास दो सेल हैं, एक बार सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो 2E और 2R, और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी कैपिटल R, करेक्ट। इसमें जो करंट जा रहा होगा उसे क्या बोल देंगे, I1। बिल्कुल ऐसे ही बेटा दूसरा जो केस है, पैरेलल में आइडेंटिकल सेल होते हैं तो ईएमएफ तो क्या होता है, सेम। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो R/N हो जाता है, तो ये बन जाएगा R/2, और बेटा ये अपने पास कितना था, कैपिटल R। आई गेस बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर अगर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल सेल है, दोनों आइडेंटिकल है तो E, और रेजिस्टेंस R/N, तो दो सेल थे तो R/2 हो गया, और सीरीज में तो ऐड हो जाते हैं तो E + E 2E, R + R 2R। कह रहे दोनों करेक्ट है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 = I2। I1 जब लिखेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा, 2E डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू, इसके अंदर अगर देखेंगे तो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R/2। बेटा यहाँ से अगर देखोगे तो लॉजिकली E से E कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो ये बनेगा 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 से कैपिटल R, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बेटा यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल r, और अपने को ये बोला गया है कि जो कैपिटल R है वो देखो कितना दिया है, 2 यानी कि यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो जो स्मॉल r का वैल्यू आएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2। सो दिस विल बी द आंसर, अंडरस्टूड। अब आप देखो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो कितनी बढ़िया है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये डायरेक्टली सेल का नहीं पूछ रहा कि भाई इक्विवेलेंट बताओ कि R इक्विवेलेंट बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुली फ्रेम की गई है कि उसके अंदर बहुत प्यार से सीरीज पैरेलल यूज करके बढ़िया से क्वेश्चन बना दिए। और बेटा इन्हीं को क्रैक करना है स्टेप बाय स्टेप, जो लिखा है उसको प्लॉट करते जाओ, समझते जाओ, जो फॉर्मूलाज हैं, जो नॉलेज है, जो मेमोराइज किया है उसमें अप्लाई करते जाओ, करेक्ट। वही तो अपन ने किया है, देखो क्लियर। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लो, कॉपी कर लो, अच्छे से दिमाग लगा लो, एक बार हो जाएगा, फिर बस 2 सवाल और है, फिर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके कॉपी करो बेटा। ऑल राइट, एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा ना, ये पॉइंट भी काम का ही है, मतलब यू कैन रिमेंबर इट, मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है ना, ये क्या स्टेट करती है, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक सर्किट है ना, आपके पास कोई एक सर्किट है, सर्किट में लेट्स से अपने पास एक तो सेल है, ठीक, सेल के अलावा बेटा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे समझो, सेल है, सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, ये E, और इसी सेल से कुछ कनेक्टेड होगा कैपिटल R, करेक्ट। इसके अंदर कुछ करंट फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स कितना, I। तो हमें ये बोला जा रहा है कि अगर एक सेल को आपने एक एक्सटर्नल सर्किट से में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर होगी, और अगर वो मैक्सिमम हो जाती है तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी, बस दैट इज व्हाट विल हैव टू सी, और उसी को मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, अगर मैं चाहता हूं कि सेल के अक्रॉस लाइट से मेरे को सॉरी नॉट सेल, इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे पावर निकालनी है, ठीक है, एक्सटर्नल के अक्रॉस, तो मैं सीधे सीधे पावर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बेटा, P = I² कैपिटल R। बोले हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो करंट है तो ये सिंगल लूप ही, सिंगल लूप में बेटा करंट को लिखा जाता है टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिख देंगे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना, कैपिटल R। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द पावर। नाउ यू वांट टू मैक्सिमाइज इट, आप इसे मैक्सिमम करना चाहते हो। मैक्सिमम करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को
अगर मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अननोन के साथ और क्या रखना पड़ेगा, जीरो, मैक्सिमम मिनिमम। तो फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम या मिनिमम कर दें तो यू डिफरेंशिएट इट, किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल जो बदल रहा है। कौन बदल रहा है बेटा, कैपिटल आर बदल रहा है, ये तो फिक्स गिवन होगा अपने को, करेक्ट। और इसको जीरो कर दो। यहां से बेटा आपको देखने को मिलेगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या आ गए, इक्वल। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसे डिफरेंशिएट करके जीरो करने पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम कह सकते हैं कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमम है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्लियर? तो आई गेस मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ये बस ये कह रहा है कि कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, सेल का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल लो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो। आप चाहते हो कि एक्सटर्नल के अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो तो आर जो एक्सटर्नल है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। इनफैक्ट अगर पूछ भी ले कि भाई ये पी मैक्स कितना आएगा, हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई ये पी मैक्स जो आ रहा है ये आ कितना रहा है, तो यहां जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर रखोगे बेटा ये बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर, एक r कट जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r या e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल आर। ये कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इनफैक्ट अगर मुझे ग्राफ की भी बात कर ली जाए, है ना, ध्यान से सुनना, अगर एक बहुत बेसिक सा ग्राफ बना दिया जाए, लेट्स से किस किस के पीछे बेटा, लेट्स से पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा और ये जो पावर मैक्सिमम आएगी ये तब आएगी बेटा जब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, बराबर होगा। तो आई एम श्योर बेटा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस इतना समझ में आ रहा है कि एक सर्किट में अगर एक सेल है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करेक्टेड है तो उस एक्सटर्नल के अक्रॉस पावर मैक्सिमम करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो बेटा प्रॉपरली। बस एक एग्जाम्पल लास्ट है, उसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है अपने पास आगे, है ना। तो इसके ऊपर बेस एक एग्जाम्पल है, उसको और देख लेते हैं, एंड वंस इट इज डन देन विल रैप अप द क्लास, राइट। तो यू कॉपी इट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। देखो बेटा ये सीधे सीधे कह रहा है कि अपने पास 24 सेल्स हैं, है ना। क्वेश्चन समझना पहले, हमारे पास 24 सेल्स हैं, सारे के सारे 1.5 वोल्ट के हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, एंड दे आर टू बी कनेक्टेड टू अ 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम के अक्रॉस करना है और कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, करेक्ट। तो कितनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होने चाहिए टू कनेक्ट दीज सेल्स। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपको बोल दिया गया चॉइस सेल है और आपको बोला गया पावर मैक्सिमम करनी है, कैसे कनेक्ट करें, कितनों को सीरीज लगाएं और एक रो में कितने लगाएं और ऐसी कितनी रोज लगाएं। मैं तो कह रहा हूं आप तो ऐसे समझो कि मुझे टोटल 3 चाहिए ना, हमें नहीं पता कितना है, हमें इतना तो समझ में आता है कि अगर अपन चाहते हैं कि पावर मैक्सिमम हो तो ये 3 और ये 24 जो सेल्स है इनका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी यहां पर अगर अपन देखते हैं, है ना, अच्छे से समझना बेटा, तो हम कह सकते हैं कि अगर 0.5 के सेल्स हैं, अच्छे सुनना, 0.5 के ऐसे कितने सेल्स हो जाएंगे बेटा, मान लो ये n सेल्स, तो यानी कि अपने को ये पता लग गया कि एक सेल्स के अंदर कितने, मतलब एक रो में कितने सीरीज में सेल आ गए, और ऐसे अपने पास कितनी चाहिए होंगी, हमें नहीं पता, हम उसे कितना मान लेते हैं, m। यानी हम ऐसी कितनी रोज मान लेते हैं बेटा, m, इस तरीके से, करेक्ट। और अब इस पूरे का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। मैंने कहा देखो आर इक्विवेलेंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें इतना समझ में आता है कि n सीरीज में अगर हैं तो आर इक्विवेलेंट एक पार्ट का जो आएगा बेटा वो nr आ जाएगा, करेक्ट। और ऐसी हमारे पास कितनी रोज हैं, इस तरह की हमारे पास बेटा m रोज हैं, तो जो नेट आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा nr/m, समझ गए। और ये टोटल मेरे पास बेटा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, करेक्ट। r की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n/m 3/0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6,
करेक्ट। अब आप यहां से देख लो बेटा कि किस में आपको जो रेशियो दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है। देखो 12 और 2 इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? ऑप्शन की हेल्प लेते हुए करना है वरना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपने को सीधे सीधे बोल दिया था भाई n सीरीज में मान लिए ऐसी m रोज मान ली, n सीरीज में तो nr और ऐसी m रोज तो अपन nr/m और उसी को कितना कर दिया, हमको बोला ना मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का मतलब ही क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए थे, बराबर कर दिया 3, स्मॉल r को डाल दिया 0.5, अपने आप n/m अपने पास 6 आ गया, ऑप्शन चेक कर लिया। समझ गए? सो विद दिस द सेल इज कंप्लीट। अब अगली क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ लॉज एंड ऑल, राइट? एंड मीनवाइल यू स्टडी वेल, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, एंड वील मीट अगेन, राइट? बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।